बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि बंधक प्रतिभूति इसके संबंध में मुकदमा ये जब भी लाया जाएगा तो सभी हितबद्ध पक्षकार ये उसमें योजित किए जाएंगे, संयोजित किए जाएंगे। और बंधक प्रतिभूति के संबंध में 3 ही प्रकार के मुकदमे आएंगे। या तो पूर्वबंध के लिए मुकदमा आएगा, या मोचन के लिए मुकदमा आएगा, और या विक्रय के लिए मुकदमा, यही आएगा। चौथा मुकदमा आ ही नहीं सकता। तो 3 प्रकार के मुकदमे कोई भी लाए कहने का मतलब ये कि जो हकदार होगा लाने के लिए वही तो लाएगा, जो हकदारी नहीं वो कैसे ले आएगा। तो पूर्वबंध या विक्रय इसका मुकदमा लाने के लिए जो हकदार है वो बंधकदार है, और मोचन का मुकदमा इसे लाने के लिए बंधककर्ता ये हकदार है। लेकिन ये हक उन लोगों को भी प्राप्त हो जाते हैं जो बंधकदार या बंधककर्ता के अधिकारों में प्रत्यासीन ये हो जाते हैं। बंधकदार और बंधककर्ता के अधिकारों में कोई प्रत्यासीन होता कैसे है, ये एक अलग सवाल है, और इसका उत्तर यहां पर संभव नहीं है। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब बताया जाए तभी इसका जवाब ये दिया जा सकता है। हाँ, एक मोटी बात ये बताई जा सकती है कि लोग प्रत्यासीन हो जाते हैं किसमें, बंधकदार या बंधककर्ता के अधिकारों में। और अगर कोई बंधकदार या बंधककर्ता के अधिकारों में प्रत्यासीन हुआ तो उसे भी वही अधिकार प्राप्त हो जाएंगे जो बंधकदार या बंधककर्ता को थे। इसका मतलब यह हुआ कि बंधकदार और बंधककर्ता के अतिरिक्त लोग हैं जो बंधकदार या बंधककर्ता के अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वो बात अपवादिक है, एक्सेप्शनल है। सामान्य बात यही है कि बंधकदार बंधककर्ता 2 ही श्रेणियों के लोग बंधक के संबंध में हमारे सामने आते हैं। और इनमें से जो बंधकदार है वो जो मुकदमा लाएगा वो पूर्वबंध या विक्रय इसके लिए होगा, और बंधककर्ता जो मुकदमा लाएगा वो मोचन के लिए होगा। और आपको पहले भी कहा गया कि ये तीनों अधिकार एक साथ पैदा होते हैं। इनके पैदा होने का समय एक ही है। एक साथ बंधककर्ता को मोचन का अधिकार पैदा होगा। मेरा ख्याल है धारा 60 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 58 में बंधक परिभाषित है, 59 में बंधककर्ता और बंधकदार ये परिभाषित है, संभवतः धारा 60 जिसमें ये लिखा है कि ये तीनों अधिकार एक साथ पैदा होते हैं। टीपीए की धारा 60 उसकी बात चले। तो जब तीनों अधिकार एक साथ पैदा हुए तो चाहे बंधककर्ता मुकदमा ले आए और चाहे बंधकदार मुकदमा लाए, न्याय निर्णयन संपूर्ण रूप से किया जा सकता है। संपूर्ण रूप से किया जा सकता है मीनिंग देयर बाय आप मोचन का मुकदमा लाएंगे तो भी ये देखना है कि इनफैक्ट जिसके मोचन का आप मुकदमा लाए हो ये बंधक है भी, और अगर ये बंधक नहीं है, यानी डेफिनेशन के मुताबिक अगर ये बंधक नहीं है तो फिर आपका ये मुकदमा गलत है। फिर आपको जो मुकदमा लाना चाहिए वो कहां आएगा, सेक्शन 5 SRA है, ठीक है ना। फिर आप अपने हक के आधार पर अचल संपत्ति के कब्जे के प्रत्युद्धरण के लिए, यानी पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको रिकवर करने के लिए वहां मुकदमा लाओ। फिर ये बंधक संपत्ति का मामला ही नहीं, ठीक है ना। फिर यहां मुकदमा नहीं आएगा। जब आप LLB में होते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है, कम से कम हमें आती थी
कि जैसे इतना बता दिया कि बंधक के लिए मुकदमा नहीं आएगा, तो फिर दिमाग में आता था, तो फिर गई उसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि बंधक के लिए तो आएगा ही नहीं। फिर वो करे क्या? ठीक है, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि संविदा का नवीन हो जाए तो संविदा का पालन जरूरी नहीं, लेकिन संविदा का नवीन हुआ ये कहेंगे कब? जब नवीन संविदा जो आई वो संविदा हो तो, और जो कुछ नवीन संविदा आई, नवीन संविदा कैसे आई ये सवाल अलग है, ये प्रश्न अलग है कि नवीन संविदा आएगी कैसे मूल संविदा के स्थान पर। लेकिन जैसे भी आएगी, अगर नवीन संविदा आ गई है तो मूल संविदा का पालन जरूरी नहीं है। धारा 62 के मुताबिक नवीन संविदा आई नहीं तो भाई मूल संविदा का पालन क्यों नहीं होगा? ठीक है, लेकिन जब आप एलएलबी में होते हैं तो दिमाग इतना नहीं जाता है। पूछता है कि पक्षकारों ने संविदा का नवीन किया, और जो नवीन संविदा आई वो धारा 26 से लेकर और आपका 30 तक के प्रभाव से या 31 तक के प्रभाव, जो भी हो, 30 तक के प्रभाव से या धारा 36 के प्रभाव से शून्य है। क्या पुरानी संविदा का पालन होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा, क्योंकि जब संविदा का नवीन हो जाए तब पुरानी संविदा का पालन आवश्यक नहीं है, ये कहा है। जब संविदा का नवीन हुआ ही नहीं, संविदा का नवीन होगा कैसे? जब उसमें वैध संविदा के लक्षण हो धारा 10 के मुताबिक। वो अक्षम पक्षकारों द्वारा नवीन संविदा का नवीन कर लिया गया। ठीक है, जो पक्षकार आए नई संविदा में वो सब अवयस्क हैं, तो हुआ कब संविदा का नवीन? और जब हुआ ही नहीं तो फिर बात खत्म हो गई। आपने संविदा का नवीन किया, किंतु उसमें क्या किया? कुछ ऐसे उपबंध जोड़ दिए जिनका पालन असंभव है। कैसे हुआ संविदा का नवीन? और जब हुआ ही नहीं तो भाई धारा 62 का एप्लीकेशन कहां है? और जब धारा 62 का एप्लीकेशन ही नहीं तो फिर तो माना यह जाएगा कि नया कुछ है ही नहीं, और जब नया कुछ है ही नहीं तो फिर पुराने के मुताबिक काम क्यों नहीं होगा? तो कानून में आपके दिमाग खुले चाहिए। ठीक है, हमारी किसी न्यायिक अधिकारी से बात हो रही तो वो कह रहे थे कि साहब इस बार एनजेएस का पेपर अच्छा नहीं आया, खुद पीछे दे के आए हैं। तो पहला पैटर्न तो वही रहा है ना कि धारा 2 में क्या है और 3 में क्या है और 4 में क्या है। अब क्यों उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्पस में बिल्कुल उस ढंग से पूछ दिया। हमने कहा नहीं सब पेपर तो बढ़िया ही था। अब खैर किसी के ईगो को क्यों हर्ट करो, ठीक है, तो हमने कह दिया हाँ सब हो सकता है ना अच्छा हो, लेकिन पेपर बेहद अच्छा था, इसमें कोई दो मत नहीं। और जो नया ट्रेंड जा रहा है वो इसी ओर जा रहा है, और जब तक आप थारोली चीजों को विचार नहीं करेंगे, संपूर्ण रूप से विचार नहीं करेंगे तो नहीं चल सकता। ठीक है, चाहे बंधक करता लाए मुकदमा और चाहे बंधकदार लाए, सवाल सबसे पहला यही पैदा होना है कि क्या बंधक है। और फिर आप कहते हैं कि मोचन का अधिकार, ठीक है, पूर्वबंध का अधिकार, ये विक्रय का अधिकार पैदा हो गया है। इट इज द असर्शन मेड बाय यू, ये आप कह रहे हैं। क्या पता पैदा ही ना हुआ हो, भाई पैदा हो गया पहले ये तो तय हो, और अगर पैदा नहीं हुआ तो आपका सूट कैसा है? लाई नहीं कर रहा, पोषणीय नहीं है, क्योंकि वाद कारण अब तक जन्मा नहीं। ठीक है, और ये हम लोग सीपीसी में सबसे पहले पढ़कर आ रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल
ठीक है, जो नीड है किसी भी सिविल सूट को दायर करने के लिए, वो क्या है? वाद कारण का जन्म लेना। तो वाद कारण अभी है कहां? अभी तो आपका सूट प्रीमैच्योर है, अभी तो सूट इंस्टीट्यूट ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहली जांच इस बात की जरूरी है कि क्या अधिकार पैदा हुआ, और क्या अधिकार पैदा हुआ इस प्रश्न की जांच जैसे ही आप करेंगे तो बंधक की विधि मान्यता, बंधक धन का शोध हो जाना, इन सब बातों के संबंध में आपको न्याय निर्णय करना ही होगा। इसीलिए चाहे हम विक्रय का अधिकार देख रहे हैं, चाहे पूर्वबंध का देख रहे हैं, और चाहे अब मोचन का देखेंगे, तीनों जगह उन्होंने सबसे पहले लिखा यदि वादी सफल हो जाता है तो। तीनों जगह आप देखेंगे लाइन पहली यही है कि यदि वादी सफल हो जाता है तो, और फिर प्रारंभिक डिग्री। तीनों में, तीनों स्थितियों में, चाहे पूर्वबंध हो, चाहे विक्रय हो, और चाहे मोचन हो, कुछ भी हो, तीनों प्रारंभिक डिग्री। और प्रारंभिक डिग्री में तीनों जगह इस बात का अकाउंट कि एक्चुअली ड्यू क्या है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ तुम बता रहे हो वो ड्यू होगा, इस बात की संभावना बहुत कम हो भी सकता है ड्यू हो, लेकिन विश्वास करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा कि कानून इसका नियम हो या नैतिकता का नियम हो, ये नियम कैसे हैं? सामाजिक। और सामाजिक नियम, इसकी दो विशेषताएं होती हैं। एक, ये सामयिक होता है, यानी फॉर द टाइम बीइंग होता है, इस समय सोसाइटी जैसी है, ठीक है, उसके लिए बनता है ये नियम सामयिक होता है। ठीक है, जैसे आजकल चलता ना, वो एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वी आर जेन जी, वी कांट टॉलरेट दिस। ठीक है, वो कोई है, वो मिलिट्री वालों से लड़ रही है। यूं लगता है कि जैसे जेन जी हो जाना ये कोई बड़ी भारी उपलब्धि है जिसे आपने बड़े मेहनत और प्रयासों से हासिल किया है, ऐसा लग रहा है। अरे ये तो एक अवस्था है जो ईश्वर प्रदत्त है। ठीक है, ये आनी ही आनी है। ठीक है, और जानी भी जानी है। आप कुछ करो न करो तो गर्व तो उसका करो जो अर्जित हो। ठीक है, उसका क्या गर्व करना जो उपलब्ध है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। ऐसा भाई आपने कौन सा, ठीक है, बड़ा भारी काम कर डाला है जिसकी वजह से आप इस प्रकार की बात कह रहे हैं? ऐसा क्या है? लेकिन मजेदार, ठीक है, कि इसी प्रकार की बातें चल रही, तो ये सामयिक है। इस प्रकार की मूर्खता की बातें सामयिक है, ये ना हमेशा चली है और ना हमेशा चलेंगे। लेकिन इस प्रकार की बेवकूफियों से निपटना जरूरी होगा, निपटना ही पड़ेगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो कानून के नियम और नैतिकता के नियम, इनकी दो विशेषताएं। पहला, ये सामयिक होते हैं, जो टाइम चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड से निपटने के लिए बनाए जाते हैं। और दूसरा, ये सबसे खराब आदमी, उसे ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। और इसीलिए जो समाज के ए ग्रेड लोग हैं, उनसे कानून के पालन की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे कानून का पालन नहीं करेंगे। अपेक्षा इसलिए उनसे नहीं होती क्योंकि पता ही है
कि वे गैर कानूनी कुछ कर ही नहीं सकते। गैर कानूनी तो छोड़ो, आपने कानून से तो वो निर्धारित किया है जो सबसे निचले स्तर की बात है, वो तो सबसे उच्च स्तर का जीवन जीते हैं। तो तुम्हारा जो सबसे निचला स्तर, वो उस उच्च स्तर में तो आना ही आना है, ठीक है ना। अरे जो प्राणी मात्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो कम से कम आदमी की हत्या तो नहीं करेगा, ठीक है। जो प्राणी मात्र, ठीक है, जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव रखता है, उसे यह सिखाने की क्या जरूरत कि किसी को मारा नहीं जाएगा, उससे क्या मतलब, ठीक है। तो ये बेवकूफ टाइप के लोग जो कानून को बहुत अच्छी बात मानते हैं, ये मूर्ख हैं। कानून और नैतिकता दोनों ये सबसे खराब आदमी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इसलिए कानून के मुताबिक व्यवहार करने की मांग करना ये सबसे अच्छे आदमी के साथ अन्याय है, और वो इस अन्याय को चुपचाप सहन कर लेता है, समाज में व्यवस्था बनी रहे सिर्फ इसलिए। इसीलिए उन्हें करुणाशील कहा जाता है, ठीक है। तो चीजों के पीछे के तर्क समझ में ना आए तो ये नहीं मानना चाहिए कि चीज गलत है, कभी अपनी समझ को भी दोष दे लेना चाहिए। तो खैर, इस प्रश्न की जांच जरूरी है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं मोचन का वाद हो, पूर्वबंध का वाद हो, विक्रय का वाद हो, तीनों में लिख रहा है यदि वादी सफल हो जाता है तो, सफल हो जाता तो या तो अकाउंट लिया जाएगा, यानी तुम तो बता ही रहे होगे इतना पैसा हुआ, फिर भी अकाउंट लिया जाएगा कि क्या वाकई इतना हो रहा है जितना बता रहे हो। प्रारंभिक डिग्री या तो अकाउंट लिए जाने का निर्देश देगी, और या फिर आपका वो रकम घोषित करेगी जो संदेह है, वो रकम, ना कि तुम्हारे द्वारा अभिकथित रकम को संदेह घोषित करेगी ना, ये नहीं लिखा है, क्योंकि आपकी चालबाजियां विधायकों के ध्यान में है। और ऐसा नहीं है विधायक बड़े अच्छे लोग हैं, वो भी नहीं अच्छे लोग हैं, सब ऐसे ही है। लेकिन ये है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों के लिए जब बना रहे तो खूब बढ़िया बढ़िया बनाओ। तो ये स्थिति रहेगी। अब चूंकि तीनों अधिकार एक साथ पैदा होंगे, तो इसलिए हो सकता है मुकदमा तुम ले आए जबकि हम मोचन कराने को तैयारी बैठे थे, ठीक है, हम कराते ही मोचन, या हम मोचन नहीं कराते, हम ले आए मोचन का वाद, जबकि हमें मोचन का वाद लाने का कोई हक ही नहीं, तुम्हें पूर्वबंध करा लेने का हक है। तो स्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। और बार बार मुकदमे आए, इससे बेहतर यह है कि एक बार में ये हम कहते हैं कि सभी हितबद्ध व्यक्तियों को इसमें पक्षकार बना दो। अब जब सब हितबद्ध व्यक्ति पक्षकार आ गए एक ही मुकदमे में, तो जिसका जो अधिकार होगा उसे न्याय निर्णित कर लेंगे, और अकॉर्डिंगली प्रारंभिक डिग्री और अकॉर्डिंगली अंतिम डिग्री पारित कर देंगे, ठीक है। हमने पहले भी कहा कि चीजों को देखा सिमल्टेनियसली जाता है, हमने पहले भी कहा कि चीजों का दर्शन सिमल्टेनियसली होता है, लेकिन उनका वर्णन लाइनर होता है, रेखीय होता है। हमने आपसे कहा था कि हम आपको देख रहे हैं तो हम आपको पूरा देख रहे हैं, सिमल्टेनियसली देख रहे हैं, हम आपका सिर भी देख रहे हैं, हम आपका चेहरा भी देख रहे हैं, हम आपके पैर, टांग, हाथ, नाक सब देख रहे हैं, लेकिन वर्णन आपका हमें करना पड़ेगा। तो हमें लाइनर करना पड़ेगा और उसमें समय ज्यादा लगेगा, देखने में कोई समय नहीं लग रहा, तत्काल देख रहे हैं, सेकंड, क्षणों का समय लग रहा है, ठीक है ना, सेकंड्स लग रहे हैं, लेकिन वर्णन में घंटों लगेंगे।
ठीक है, वर्णन में तो घंटों लग जाएंगे। जैसे कई बेवकूफ लोग कहते हैं ना कि अगर ईश्वर ने ये बात बताई किसी को तो कितना टाइम लगा होगा। अरे इतनी मोटी बात बताने में तो बरसों लग जाएंगे। ठीक है, तो बताया कैसे होगा? अरे भाई वो वर्णन है जो तुम पढ़ रहे हो, वो वर्णन है, उस व्यक्ति द्वारा किया गया। और ईश्वर के बारे में जो वर्णन आता है उन्होंने उन्हें दिखाया, तो देखने में समय नहीं लगता, देख तो फौरन ही लिया। फिर वर्णन किया तो वर्णन करने में तो टाइम लगेगा। तुम जो पढ़ रहे हो वो वर्णन है। ठीक है, तो वही हम बार बार कहते हैं कि अपनी अकल को भी थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए, तो स्थितियां जल्दी समझ में आती हैं। तो है क्या, एक मुकदमा हम ले आए और एक मुकदमे में ही हमने सारे राइट्स तय कर लिए। हो सकते हैं और एक ही मुकदमे में हमने लिख दिया कि भाई ये पैसा देने तो संपत्ति को मोचित कर दिया जाए, न दे तो पुरोबंद कर लिया जाए। ठीक है, ये हकदार होंगे, ये एक ही डिग्री में आदेश दे दिए जाएंगे। हम लोग देख भी रहे हैं मोचन के अधिकार, उसको हम लोग देखा है पुरोबंद के बाद में कि वो भी हकदार होगा कि साहब मोचन के लिए आवेदन कर लें। विक्रय के लिए देख रहे हैं, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि बंधककर्ता को अधिकार होगा कि वो पैसा देकर मोचन के संबंध में आवेदन कर ले, और नहीं करेगा तो विक्रय या पुरोबंद के लिए हो जाएगा। कितने समय करना? 6 महीने, समय बढ़ाया जा सकता है। सारी बातें देखिए आप लोगों ने, और यही स्थिति मोचन में मिलेगी। बिल्कुल ठीक यही स्थिति है कि प्रारंभिक डिग्री पारित कर दिया आपके पक्ष में मोचन की, तो पैसा तो जमा करो। ठीक है, अगर ऑलरेडी दे चुके हो तो बात अलग है, उसके लिए भी आगे व्यवस्था है कि ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, तब व्यवस्था जहां मिलेगी वो 9, 10, 11, 12 वहां मिलेगी। ठीक है, लेकिन नहीं दिया तो पैसा तो जमा करो, और नहीं जमा करोगे तो फिर वही पुरोबंद या विक्रय, ये अधिकार बंधकदार को मोचन के बाद में भी मिल सकता है। ठीक है ना, लेकिन इसका वर्णन जब किया जाएगा ये मिलेगा एक ही डिग्री से, क्योंकि एक ही मुकदमे में हमने सबको पक्षकार बना लिया। अलग अलग मुकदमे लाने की जरूरत क्या है? और एक ही मुकदमे में एक ही डिग्री पारित कर दी। एक डिग्री के माध्यम से ये अधिकार बंधककर्ता और बंधकदार को दिए जा सकते हैं, और दिए जाएंगे, दिए जाने के लिए निर्देश है विधायी। लेकिन फिर भी जब हम इनका वर्णन करेंगे कि ये 3 प्रकार के काम हैं जो एक ही डिग्री से हो सकते हैं, तो वर्णन तो अलग अलग ही करना पड़ेगा। ठीक है, वर्णन तो अलग अलग करने के अलावा कोई चारा ही नहीं। हम एक डिग्री के माध्यम से ये तीनों अधिकार एक साथ न्याय निर्णीत कर सकते हैं, और तीनों अधिकार जिन व्यक्तियों के हैं उन्हें इन अधिकारों को उपयोग करने का अधिकार एक ही डिग्री से दे सकते हैं। ये हमारे बस में है, लेकिन इन तीनों अधिकारों को एक साथ न्याय निर्णीत करके इन्हें अधिकारी व्यक्तियों को दिया जा सकता है, इस बात को लिखने के लिए हमें रेखीय व्यवस्था का ही पालन करना होगा। हमें लाइनर प्रोसेस इसी को अपनाना पड़ेगा, और एक के बाद एक इनका वर्णन हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि पुरोबंद का अधिकार। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या कहा था नियम 1 में कि मोचन के बंधक प्रतिभूति से संबंधित वाद में सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाएगा। पहले तो उसने ये कह दिया ताकि बंधक प्रतिभूति से संबंधित सभी अधिकारों पर न्याय निर्णय किया जा सके। ठीक है, तो नियम 1 था। उसके बाद उसने पुरोबंद की बात की थी, और पुरोबंद की बात में भी उसने कहा था कि बंधक करता उसे भी अधिकार होगा। बंधक करता नहीं कहा था, उसने प्रतिवादी शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है,
उसे भी अधिकार होगा कि वो मोचन के लिए आवेदन कर ले। और यही स्थिति विक्रय में है। आपने देखा था कि विक्रय के लिए बाद में प्रारंभिक डिग्री नियम 4 में बिल्कुल ठीक वही शब्द लिखे हैं कि विक्रय के लिए बाद में वादी सफल हो जाता है तो न्यायालय ऐसी प्रारंभिक डिग्री पारित करेगा कि वही रकम कितनी शोध है उसका लेखा लिया जाए, या फिर वो रकम घोषित कर देगा जो डिग्री के अधीन संदेह है, और बंधककर्ता से अपेक्षा की जाएगी कि विद इन 6 मंथ वो सारी रकम वो जमा करे, और साथ ही पश्चातवर्ती ब्याज और खर्चे जो नियम 10 और नियम 11 के अंतर्गत न्याय निर्णित किए जाएंगे वो भी जमा करे। ठीक है, और यदि ऐसा वो नहीं करता, ठीक है, तो बंधक प्रतिभूति या उसका कोई भाग जो बंधक धन की अदायगी के लिए पर्याप्त हो उसे बेच दिया जाए, और जो विक्रय के आगम हो उन्हें प्रथमतः विक्रय के खर्चों को निपटाने के लिए उपयोग किया जाए, और फिर जो कुछ बचे उसे बंधकदार को दे दिया जाए, और फिर भी कुछ बचे तो अन्य योग्य व्यक्तियों को दे दिया जाए, और फिर भी कुछ बचे तो बंधककर्ता को दे दिया जाए। लेकिन स्थिति यह भी हो सकती है कि विक्रय के खर्चे के काटने के बाद संपूर्ण बंधक धन की अदायगी के लिए पर्याप्त राशि यही ना बचे, यह भी तो हो सकता है। तो उसके लिए आगे उपबंध दिया है नियमों में कि उस दशा में शेष जो बंधक धन बचा उसकी भी डिग्री की जाएगी, और फिर बंधक धन की वसूली के लिए जो डिग्री की जाती है उसका निष्पादन कैसे होगा धारा 21 आदेश 21 बताएगा। ठीक है ना, जितना यहां से मिल गया वो मिलेगा और शेष आपको देना पड़ेगा। यह भी जब एलएलबी में हो, ये खाली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ो। ठीक है, हमें भी ये संदेह हुए हैं, आदेश 34 ना देखो तो ये संदेह उठता है कि अरे भाई हमने सब कर लिया और बंधक प्रतिभूति से बंधक धन की अदायगी नहीं हुई, तब क्या करें? ठीक है, तब कैसे होगा? तो आदेश 34 उसकी व्यवस्था कर रहा है कि आगे क्या होगा, शेष जो बंधक धन बच गया उसके संबंध में धन की डिग्री, ठीक है, यह पास की जाएगी, और फिर धन की डिग्री जैसे निष्पादित होती है वैसे निष्पादित होगी। आपकी अन्य संपत्तियां वो बेच दी जाएंगी और आप पैसा उसे मिलेगा बंधककर्ता को। तो यहां कह रहा है आपका विक्रय के लिए बाद में प्रारंभिक डिग्री नियम 4 उपनियम 1, ठीक यही बात है इसमें लिखी हुई, दोहराने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, नियम 4 उपनियम 2 में सीधी बात, आप सिर्फ कुछ करने का प्रयत्न कर सकते हो, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कोई भी काम कर नहीं सकते। आप प्रत्येक काम को करने का सिर्फ प्रयास कर सकते हो, होगा नहीं होगा ये तो अज्ञात की इच्छा पर निर्भर है। बहुत बार आप बहुत कुछ करने का प्रयत्न करके देख चुके हो, कुछ भी नहीं हुआ, और बहुत बार कुछ भी न करने का प्रयत्न आपने किया है, मीनिंग में कुछ भी नहीं किया है और सब कुछ हो गया है, और कुछ कई बार आपने जो किया तो पा लिया। स्थितियां तीनों हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि आप जो करना चाहो वो कर ही दो,
और आदमी की इस मजबूरी को, ठीक है ना, तो मजबूरी है उसकी, अपनी इच्छा से तो नहीं कर रहा। अगर आदमी की इस मजबूरी को कानून अनदेखा करता है तो कम से कम कानून में युक्ति संगतता का गुण है, यह तो नहीं कहा जा सकता। ये कैसे कह देंगे आप? जब एक मजबूरी कानून की, वही आपने अनदेखी कर दी, कोई मतलब नहीं है। तो फिर कानून के नियम को युक्ति संगत ये कैसे कहते हैं? और मेनका गांधी के मुकदमे में जो कानून की परिभाषा माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार की है, उसमें क्या कहता है कि लॉ मस्ट बी फेयर, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। ठीक है, कानून आवश्यक तौर पर निष्पक्ष, ठीक है, न्यायपूर्ण और युक्ति संगत होना चाहिए। अगर नहीं है तो कानून नहीं है। तो आदमी की इस मजबूरी को ध्यान में रखना ही पड़ेगा और हर कानून में रखा जाता है। आप देखेंगे तो यहां भी आदेश 34 नियम 4 उपनियम 2 उसी की बात कर रहे हैं। आप चाह सकते हैं, ठीक है, चाह सकते हैं कि विद इन 6 मंथ प्रारंभिक डिग्री में हमसे कहा गया कि बंधक धन जमा कर दीजिए, आप प्रयास कर सकते हैं 6 महीने में जमा करने का। जरूरी नहीं है आप 6 महीने में जमा कर ही दें। अब हमें देखना पड़ेगा कि आपने 6 महीने में जमा नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अगर आपका दोष यह दिखता है 6 महीने के भीतर न जमा करने में, तब तो आपको खराब स्थितियों का सामना करना ही चाहिए। लेकिन आपका दोष नहीं दिखता तो फिर आपको खराब स्थिति का सामना नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी आपको खराब स्थिति का सामना करने के लिए कानून विवश कर रहा है तो डेफिनेटली कानून युक्ति संगत नहीं है। इसीलिए आदेश 34 नियम 4 उपनियम 2 ही नहीं, हर जगह कानून में आपको यह लिखा मिलेगा कि कोई काम किसी अमुक समय में करने का निर्देश यदि आपको दिया गया है और आप उतने निश्चित समय में उस काम को करने में ऐसे कारणों से असफल हो गए जिनका निवारण करना आपकी स्वयं की शक्ति में नहीं था, ठीक है, तो न्यायालय, क्योंकि न्यायालय आदमी नहीं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, वो पीठासीन अधिकारी महोदय जो बैठे हैं वो बैठे जरूर हैं लेकिन वे आदमियत के दोषों से मुक्त नहीं है। इसीलिए न्यायालय कानून के मुताबिक जब आदेश देता है तब उसके आदेश को आदेश माना जाता है। वो महोदय अपनी इच्छा से आदेश देने लगे तो वो आदेश नहीं है, उस दशा में आदेश का पालन नहीं होगा। उस आदेश को अपील और रिवीजन में खंडित भी किया जाएगा और इन महोदय को हो सकता नौकरी से भी हटाया जाए। आप अपनी इच्छा से चलने को स्वतंत्र नहीं है कानून के मुताबिक। और कानून भगवान की आवाज है, ये मानते हैं, क्योंकि भगवान की आवाज भी निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और युक्ति संगत होती है। उसकी भी विशेषताएं यही 3 है और कानून की भी विशेषताएं यही 3 है। इसलिए महोदय के हिसाब से नहीं, अगर वाकई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से उचित लगता है कि समय को बढ़ा दिया जाए तो समय बढ़ा दिया जाएगा। ये उपनियम 2 में ही नहीं, सब जगह लिखा रहता है। आदेश 34 नियम 3 कहता है, आदेश 34 नियम 3 की भाषा देखेंगे तो डिस्क्रिशनरी है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। ठीक है, ऑब्लिगेटरी जब भाषा होती है
यानी बाध्यता उत्पन्न करने वाली जब भाषा होती है, तब ये आपको ये करना होगा, बात खत्म हो गई, करना है, आप पे बाध्यता है, आप ये करेंगे, बाध्यता है। और डिस्क्रिशनरी आप ऐसा कर सकते हैं, मीनिंग देयर बाय कर सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप राजा हो गए, सम्राट हो गए, चाहे तो ये कर दें चाहे तो ये कर दें, ये नहीं होता उसके पीछे भाव। उसके पीछे हमेशा ये भाव है कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, सोच लें, देख लें कि जो परिस्थिति है उसमें ये करना उचित है या ये करना उचित है। आपको आइदर इट और दैट करने की जो ताकत दी गई है उसका उचित उपयोग आप करें, इस अपेक्षा के साथ ही वो ताकत दी गई है। तो ईश्वर नहीं हो गया है, ईश्वर निरपेक्ष है उसकी ताकत। क्यों है? क्योंकि ईश्वर के बारे में कल्पना ही नहीं है कि वो कुछ गलत करेगा। अगर गलत कर सकता है तो वो ईश्वर हो ही नहीं सकता, वो कुछ भी हो, ईश्वर नहीं हो सकता। जो किसी के खिलाफ है और किसी के पक्ष में है वो ईश्वर नहीं, और कुछ भी हो, ठीक है। ईश्वर न किसी के पक्ष में है न किसी के खिलाफ है, ठीक है। तो उसका गुण ही ये है, यही न्यायालय की स्थिति है। इसीलिए न्यायालय को डिस्क्रिशनरी ताकतें दी जाती हैं, वो किसी के खिलाफ नहीं, किसी के पक्ष में नहीं। वो केवल ये देखेगा कि इस परिस्थिति में क्या किया जाना उचित है। और नियम 3 उसी दशा की बात कर रहा है, कहता है नो डाउट पूर्वबंध की डिग्री दी जा सकती है उस मुकदमे में, ठीक है। जो वाद प्रस्तुत हुआ है न्यायालय के समक्ष उसमें पूर्वबंध की डिग्री प्राप्त दी जा सकती है। और पूर्वबंध आपको बताया गया है, फोरक्लोजर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। पूर्वबंध ये एक ऐसा अनुतोष है कि अगर ये बंधकदार को मिल गया तो बंधकदार बंधककर्ता को बंधक प्रतिभूति के संबंध में उसके मोचन के अधिकार के उपयोग से हमेशा के लिए रोक देगा। और व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो बंधक संपत्ति है वो किसके पास? बंधकदार के पास पहुंच जाएगी। और चूंकि बंधक संपत्ति का मूल्य हमेशा और हमेशा बंधक धन की तुलना में काफी कम होता है, ठीक है ना, इसलिए यह उचित स्थिति नहीं है कि बंधक संपत्ति बंधककर्ता के हाथों से निकलकर सिर्फ बंधक के कारण बंधकदार के पास पहुंचे। ये ठीक दशा नहीं है। और इसीलिए पूर्वबंध सिर्फ और सिर्फ दो बंधकों की दशा में दिया जाता है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और विलक्षण बंधक। तो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में तो दिया ही जाएगा क्योंकि उसका जन्म ही पूर्वबंध इसकी डिग्री के लिए हुआ। लेकिन विलक्षण बंधक उसमें दो बंधकों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसका मतलब यह हुए कि जो विलक्षण बंधक के बंधकदार अगर सही अर्थों में देखें तो वे बंधक धन की रक्षा के लिए ही बंधक कर रहे थे। यह अलग बात है कि संविदा में यह तय हो गया कि पूर्वबंध का अधिकार बंधकदार को रहेगा। और अगर और गहराई से देखें तो यह तय इसीलिए हो गया होगा कि बंधककर्ता को बंधक धन की जबरदस्त जरूरत रही होगी और बंधकदार उसकी उस जरूरत का नाजायज फायदा उठाने की स्थिति में होगा। अदरवाइज जब हमें 4 विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं तो हम जो मेरे लिए सबसे खराब विकल्प होगा वो चुनेंगे क्यों?
ठीक है, वो सबसे खराब विकल्प हम क्यों चुन लेंगे? बंधककर्ता के लिए तो सबसे खराब स्थिति है कि पुरोबंध हो, वो क्यों चुन लेगा? इसका मतलब विलक्षण बंधक में कहीं ना कहीं उत्पीड़न जरूर हुआ होगा। यह अलग बात है कि भाई अब तुमने कर ही ली तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि संविदा से वो जन्मा है। संविदा में आप लोग क्या अधिकार अपने तय करेंगे और क्या कर्तव्य अपने तय करेंगे, कानून की सीमा में रहते हुए आपको अधिकार, तो आप करिए, ठीक है, तो आप कर रहे हैं। लेकिन वही बात कि अवस्था भगवान ने दी जनजी कहलाने की, तो आप कहलाइए। लेकिन ये ध्यान आपको रखना चाहिए, इसको ठीक नहीं माना जा सकता कि आप उस अवस्था के आधार पर समाज में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, जिस अवस्था को तुमने प्राप्त भी नहीं किया है। प्राप्त नहीं किया मीनिंग भाई जो तुम्हें मिल गई है, जिसके लिए तुमने कोई श्रम नहीं किया है, और तुमने दुनिया के ऊपर प्राप्त किए नहीं। सब इस अवस्था से गुजरे हैं और सब गुजरेंगे, सब गुजरेंगे आने वाली पीढ़ियां। तो आपने कौन से पहाड़ तोड़ दिए, कौन सा क्या गिरा दिया, कौन सी तुमने रेगिस्तान में नदियां बहा दी, ये तो बताओ, ऐसा क्या हो गया? ठीक है, लेकिन है साहब, है तो है, तो निपटना तो पड़ेगा ही। तो वही बात कि हमने पुरोबंध इसको स्वीकार कर लिया, ये हमारी मजबूरी रही होगी। लेकिन कानून को उपबंध करते समय हमारी इस मजबूरी को ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए उसने आदेश 34 नियम 3 में न्यायालय को अधिकार दिया। उसने कहा कि नो डाउट विलक्षण बंधक है, विलक्षण बंधक सशर्त विक्रय द्वारा बंधक की बात उसने नहीं की। उसने कहा पुरोबंधवाद में यदि वादी सफल हो जाता है तो विलक्षण बंधक की दशा में, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक की बात नहीं की उसने। अगर विलक्षण बंधक है, क्योंकि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक भैया तुम लोगों ने कर ही लिया, तो अब हम करें भी क्या, मजबूरी है, ठीक है। संविदा के भीतर तुम अपने अधिकारों को तय कर सकते थे, तुमने किए, तो अब तुम्हारी स्थिति पर दुखी होने के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो पुरोबंध हमें देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जहां हम दुखी होने के अलावा भी कुछ करने की स्थिति में एथिकली दिखाई दे रहा है, एथिकली नैतिक रूप से एक तर्क हमें उपलब्ध हो रहा है, तो वहां हम कुछ करेंगे आपके लिए। यही सज्जन होने का लक्षण है, ठीक है। सज्जन होने का लक्षण यही है कि अगर एथिकली हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। हम पर कुछ करने का दायित्व तो नहीं है। भाई विलक्षण बंधक तुमने किया, तुम भुगतो, हम क्या करें, ठीक है। लेकिन यह स्थिति ठीक नहीं है। एथिकली हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, नैतिक रूप से हमें तर्क उपलब्ध हो सकता है, तो हमें करना चाहिए। यही सज्जनता का लक्षण है। अन्यथा कानून के मुताबिक तो सभी काम कर रहे हैं। विलक्षण बंधक है, पुरोबंध का विकल्प बंधकदार को उपलब्ध है, पुरोबंध कर देंगे, इसमें कौन खास बात है। हाँ, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, उसमें हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो वहां हम बाध्य हैं कि आपको पुरोबंध दे दें। लेकिन यहां कहता है कि आपका क्या है, पुरोबंध का वाद है, इसमें वादी सफल हुआ। और वादी सफल हुआ मीनिंग भाई बंधकदार सफल हुआ। पुरोबंध के मुकदमे में वादी सफल हुआ तो कौन सफल हुआ, बंधकदार ही सफल हुआ। पुरोबंधवाद में यदि वादी सफल होता है तो, और बंधक कौन था, विलक्षण, एनामोलस, ठीक है, वो है बंधक। तो न्यायालय स्वविवेक के अनुसार पक्षकार या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर, पक्षकार या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर, यह भी हो सकता है कि बंधकदार भला आदमी हो, उसको पुरोबंध, क्योंकि यह बड़ा कमीन है बंधक करता, बंधकदार बड़ा दयालु आदमी है, उसे लगा कि इसकी मदद तो कर ही देनी चाहिए, लेकिन ये निहायत नीच आदमी करेगा है नहीं कुछ, इसलिए उसने पुरोबंध
लिखा लिया हो, ठीक है। इनफैक्ट वो सिर्फ अपने बंधक धन की अदायगी चाहता हूं, संभव यह भी है। हालांकि बंधकदार बहुत अच्छा आदमी होता है तो बिना ब्याज पैसे दे देता, लेकिन चलिए कम से कम इनकी तुलना में तो अच्छा ही आदमी है, तो हम उस पर अविश्वास क्यों करें। इसलिए यहां यह नहीं लिखा कि बंधकदार के सिवाय किसी अन्य पक्षकार के आवेदन पर, उसने यह नहीं लिखा, उसने कहा किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर न्यायालय विलक्षण बंधक की दशा में पुरोबंध का वाद प्रस्तुत किए जाने पर भी विक्रय की डिग्री दे सकता है, वैसी ही डिग्री पारित कर सकता है। ये शब्द उसने कहे हैं, तो वैसी का मतलब ऊपर वाली, क्योंकि आदेश 34 नियम 4 विक्रय के संबंध में बात कर रही है, तो वैसी ही डिग्री का मतलब विक्रय की डिग्री पारित कर सकता है। और ये अगर उसने पारित की तो फिर वही स्थिति 6 मंथ उसमें जमा करिए, टाइम बढ़ाया जा सकता है, आदि आदि, ठीक है, ये रहेगा। और जो नियम 4 है ये केवल डिग्री में जो अधिकार हैं विभिन्न व्यक्तियों के, उन्हें वर्णित करने के क्रम के संबंध में केवल। आपको पता है कि बंधक प्रतिभूति में सभी हितबद्ध पक्षकार, ठीक है, मामले के पक्षकार बनाए जाएंगे, सभी हितबद्ध। केवल इस स्पष्टीकरण में यह लिखा है कि पूर्वी बंधकदार पार्षिक बंधकदार को पक्षकार बनाए बिना अपने बंधक के संबंध में वाद संस्थित कर सकता है, वो स्पष्टीकरण में लिखा, अन्यथा स्थिति यही रहने वाली है कि सभी उसमें पक्षकार होंगे। तो पूर्वी बंधकदार, पार्षिक बंधकदार, ये सब पक्षकार होंगे ना उसमें। और यह भी कहा गया है कि अगर विक्रय हुआ तो शेष रकम अन्य योग्य पक्षकारों को दे दी जाएगी, यानी अन्य लोगों को भी मिल सकती है। तो उनके अधिकारों का क्रम क्या होगा, उस क्रम को कैसे लिखा जाएगा डिग्री में, इसके संबंध में नियम 4 है। उसको समझाना यहां जरूरी नहीं है, क्योंकि वो परिशिष्ट घा जो दिया है सीपीसी के साथ, उसमें प्ररूप संख्या 9, 10, 11 आप पढ़ेंगे तो स्थिति खुद ही समझ में आ जाएगी, कोई उसमें विशेष बात नहीं, ठीक है ना। तो आपका आदेश 34 नियम 4 और उपनियम 4, ठीक है। अब आदेश 34 नियम 5 में है अंतिम डिग्री, ठीक है। कब? जब विक्रय का मुकदमा प्रस्तुत किया गया है। हमने फिर कहा कि लाइनर चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए प्रोविजन अलग अलग दिख रहे हैं, और न्यायालय में तो एक ही डिग्री होगी, एक ही डिग्री में सारी बातें लिखी होंगी, क्योंकि एक ही मुकदमा होगा, उसमें सारे हितबद्ध व्यक्ति पक्षकार होंगे, इसलिए सबके बीच न्याय निर्णय एक ही साथ हो जाएगा, अलग अलग मुकदमे लाने की कोई जरूरत रहेगी नहीं, ठीक है। तो आपका देखें, कहता है विक्रय के बाद में अंतिम डिग्री, कहता है जहां नियत दिन को या उसके पूर्व या इस नियम के उपनियम 3 के अधीन पारित अंतिम डिग्री के अनुसरण में किए गए विक्रय की पुष्टि किए जाने के पूर्व किसी भी समय प्रतिवादी नियम 4 के उपनियम 1 के अधीन अपने द्वारा शोध सभी रकमें न्यायालय में जमा कर देता है। प्रतिवादी कौन है? बंधककर्ता, सीधी बात है भाई। विक्रय के लिए मुकदमा है, कौन लाया होगा? बंधकदार। विक्रय के लिए कौन मुकदमा लाएगा? बंधकदार। विक्रय अधिकार किसका है? बंधकदार का। तो अपने अधिकार के प्रवर्तन के लिए जो मुकदमा लाता है उसी को तो वादी कहते हैं। तो इस मुकदमे में वादी होगा कौन? बंधकदार। प्रतिवादी कौन होगा? बंधककर्ता। तो बंधक धन जमा करने का दायित्व जो डिग्री में घोषित हुआ है, प्रारंभिक डिग्री में बंधक धन प्लस ब्याज प्लस खर्चे वगैरह जो भी घोषित हुआ है वो जमा करने का दायित्व किसका है? बंधककर्ता का। तो कहता है जहां नियत दिन को या उसके पूर्व, न्यायालय का इस दिन को जमा कर दीजिए, तो उस दिन को या उसके पूर्व या इस नियम के उपनियम 3 के अधीन विक्रय की पारित अंतिम डिग्री के अनुसरण में, इस नियम यानी अंतिम डिग्री, इस नियम में अंतिम डिग्री पारित होगी ना, तो इस नियम में पारित अंतिम डिग्री के अनुसरण में किए गए विक्रय की पुष्टि किए जाने के पूर्व
विक्रय हो जाने के पूर्व नहीं लिखा, विक्रय की पुष्टि हो जाने के पूर्व किसी भी समय प्रतिवादी नियम 4 के उपनियम 1 के अधीन अपने द्वारा शोधित सभी रकमें न्यायालय में जमा कर देता है, वहां न्यायालय अंतिम डिग्री या यदि ऐसी डिग्री पारित कर दी गई है तो आदेश प्रतिवादी के इस निमित्त किए गए आवेदन पर पारित करेगा। यानी अंतिम डिग्री पारित भी कर दी गई, विक्रय भी हो गया, लेकिन विक्रय पुष्ट नहीं हुआ, या उससे पहले ही किसी भी समय अगर प्रतिवादी अर्थात बंधककर्ता ने वो सारी रकम जमा कर दी जो ड्यू बताई गई है, ठीक है, तो न्यायालय प्रतिवादी के द्वारा किए गए आवेदन पर आदेश करेगा। क्या आदेश करेगा? कहता है प्रारंभिक डिग्री में निर्दिष्ट दस्तावेजों को परिदत्त करने के लिए आदेश वादी को देगा, और यदि आवश्यक हो तो उक्त डिग्री में यथा निर्दिष्ट बंधक संपत्ति को अंतरित करने के लिए आदेश वादी को देगा, और यदि आवश्यक हो तो प्रतिवादी का कब्जा संपत्ति पर कराने के लिए भी आदेश वादी को देगा। यानी सीधी बात, बंधककर्ता को सारी चीजें वापस की जाए, सारे दस्तावेज वापस किए जाए बंधक से संबंधित, ठीक है, क्योंकि उन दस्तावेजों के बल पर ही तो तुम्हारे पक्ष में संपत्ति का एक हित गया था, और बंधक धन की अदायगी होते ही वो हित जो तुम्हारे पक्ष में गया था वो खत्म हो चुका है, वो वापस बंधककर्ता को आ चुका है, ठीक है ना। तो आप दस्तावेज वापस करेंगे ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे, और यदि आवश्यक हो, ठीक है, तो क्या करेगा? बंधक संपत्ति इसे अंतरित करने के लिए आदेश वादी को देगा। अंतरित करने की जरूरत कब होगी? अंग्रेजी बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, उसमें दृश्यमान विक्रय हो जाएगा ना, इसलिए प्रति अंतरित करने की जरूरत होगी, ठीक है, तो यह भी आदेश हो सकता है। और यदि आवश्यक हो तो यह आदेश भी देगा कि कब्जा बंधककर्ता को वापस दिलाया जाए। यह आदेश जरूरी कब होगा? जब बंधक कैसा, भोग बंधक या विलक्षण बंधक, क्योंकि उनमें कब्जा पहुंच जाएगा बंधकदार के पास बंधक संपत्ति का, शेष बंधकों में कब्जा नहीं भी पहुंचेगा। यह बात तब पता लगेगी जब टीपीए पढ़ा जाएगा, उसमें बंधकों के 6 प्रकार, उनमें क्या क्या अधिकार होंगे, वो सारी चीजें आएंगी। तो मोटे मोटे बता रहे हैं कि भोग बंधक और विलक्षण बंधक, इसमें कब्जा हो सकता है किसके पास? बंधकदार के पास। तो कहना पड़ेगा कि कब्जा दो, और कहने से ही तुम मान जाओ तो कानून की जरूरत क्या है? ठीक है, कानून तो ढीठों के लिए है। हमने कहा ना कि सबसे निकृष्ट व्यक्ति को ध्यान में रखकर कानून बनता है, क्योंकि कानून सामाजिक नियम है, और सामाजिक नियम की 2 विशेषताएं, वो सामयिक होगा और सबसे नीच व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इसलिए वो नीचों को नियंत्रित करने का साधन है, वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। वो सोसाइटी बढ़िया है जहां कानून हो ही ना। अब कानून हो ही ना, इसका अर्थ तुम अपनी मानसिकता के मुताबिक ही लोगे। तुम ये भी अर्थ ले सकते हो कि अराजकता होगा। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया एक नहीं है, ठीक है, दुनिया एक नहीं है, सबकी दुनिया अलग है। क्योंकि एक बात किसी को भी, ठीक है, वैसी समझ में नहीं आती है, न ही एक बात किसी को वैसी सुनाई देती है जैसी कथनकर्ता ने कही है। प्रत्येक बात आप अपने ही हिसाब से सुनते हैं। आपको जो सुनना है वही सुनेंगे आप, कहा कुछ भी गया, ठीक है। हमने कहा कि वो कानून, वो समाज अच्छा नहीं है जिसमें कानून है। आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि अराजक समाज अच्छे होते हैं, जबकि मेरा ये आशय बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो वही बात है कि आप वही समझेंगे जो आपके दिमाग में है। कथनकर्ता ने क्या कहा इससे कोई मतलब नहीं, इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए जब कुछ बेवकूफ टाइप के लोग फेसबुक आदि अभिव्यक्ति के माध्यमों पर महापुरुषों द्वारा कहे गए वचनों का
अनर्थ करते हैं और अपनी मूर्खता का प्रदर्शन ये करते हैं। वो उनकी कुटिलता का, वो उनकी धूर्तता का, वो उनकी नीचता का, वो उनकी मूर्खता का, वो उनकी धूर्तता का प्रदर्शन है। उसका महापुरुष की बात से कोई ताल्लुक नहीं। उसने तो क्या कहा, वो उसी की मानसिक स्थिति का आदमी समझ सकता है जो उसी मानसिक स्थिति में है। ठीक है, अगर समय भूमि गोपाल की कहा है किसी ने, तो इस भाव को आप तभी समझ सकते हैं जब उसी व्यक्ति की स्थिति में आ जाएं, और जब उस व्यक्ति की स्थिति में आ जाएंगे तब समय भूमि गोपाल की वाकई हो जाएगी, तब फिर कोई दिक्कत नहीं बची। तब तुम दूसरे के घर को उतना ही अपना समझोगे जितना अपने घर को अपना समझते हो। अपने घर को भी उस भावदशा को उपलब्ध व्यक्ति उतना अपना नहीं मानता जितना तुम अपने घर को अपना मानते हो। वो कहता बस रहने की व्यवस्था ही है, यहां कौन, ठीक है भाई 55 साल पहले हम इस जमीन पर नहीं रह रहे थे क्योंकि हम थे ही नहीं, और 20-25 साल बाद फिर इस जमीन पर नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरी कब से हो गई? मेरी तो वो है जो हमेशा के लिए मेरी हो। ठीक है, तो उस भाव दशा को उपलब्ध व्यक्ति उसी भाव दशा को उपलब्ध व्यक्ति होते हैं। आप हर चीज को वैसे ही सुनते हैं जैसे सुन सकते हैं, उसके अलावा कुछ सुन ही नहीं सकते आप। तो कानून बहुत बढ़िया चीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी नीचों से निपटने के लिए इसे बनाना तो पड़ता ही है। ठीक है, आगे कहता है जहां बंधक संपत्ति या उसके किसी भाग का इस नियम के उपनियम 3 के अधीन पारित डिग्री के अनुसरण में विक्रय कर दिया गया, ठीक है ना, विक्रय कर दिया गया है, तब तक बंधककर्ता ने पैसे जमा नहीं किए, विक्रय कर दिया गया है। वहां जब तक कि प्रतिवादी उपनियम 1 में वर्णित रकम के अतिरिक्त ऐसी राशि जो क्रय धन की उस रकम के 5% के बराबर हो जिसे क्रेता ने न्यायालय में जमा किया है, क्रेता को देने के लिए न्यायालय में निक्षिप्त नहीं कर देता, न्यायालय इस नियम के उपनियम 1 के अधीन आदेश पारित नहीं करेगा। ठीक है भाई, विक्रय की पुष्टि नहीं हुई, विक्रय की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन विक्रय हो तो गया, और जो क्रेता आया उसने उस संपत्ति को खरीद लिया। अब हम संपत्ति प्रति अंतरित आपको किराए दे रहे हैं, ठीक है, आपकी थी, नहीं बिकनी चाहिए थी, चलिए आप पैसा नहीं जमा कर पाए, लेकिन आखिर उसे भी तो कुछ तो लाभ मिलना ही चाहिए। इसलिए वो कहता है कि अगर विक्रय हो गया और फिर आपने बंधक धन की अदायगी की है, उससे पहले नहीं किया, तो आपको बंधक धन प्लस 5% जो क्रेता को दिया जाएगा। ठीक है, 5% किसकी? क्रय धन की, जितने में उसने खरीदा है उसका 5% एडिशनल, ये भी आपको न्यायालय में जमा करना होगा, तब बंधक संपत्ति आपको वापस हो सकती है, अदरवाइज बंधक संपत्ति आपको वापस नहीं होगी। आगे कहता है जहां निर्देश कर दिया गया है वहां क्रेता क्रय धन की उस रकम को जो उसने न्यायालय में जमा की थी 5% के बराबर राशि के सहित उस रकम के प्रतिसंदाय के आदेश का हकदार होगा। यानी क्रेता ये न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सकेगा कि जो क्रय धन उसने जमा किया संपत्ति के विक्रय को पूर्ण करने के लिए, संपत्ति के विक्रय में संपत्ति को खरीदने के लिए, वो प्लस 5% ये उसे मिलना चाहिए। इस आदेश को प्राप्त करने का हकदार विक्रय का क्रेता, परचेजर ये होगा। आगे कहता है जहां उपनियम 1 के अनुसार संदाय नहीं किया गया, वह न्यायालय वादी द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर यह निर्देश करने वाली अंतिम डिग्री पारित करेगा कि बंधक संपत्ति या उसके पर्याप्त भाग का विक्रय कर दिया जाए और विक्रय के आगमों से ऐसी रीति से वर्ता जाए जो नियम 4 के उपनियम 1 में उल्लंघित है। सीधी बात है भाई, जब तुम कुछ करोगे ही नहीं, ठीक है, तब तो अंतिम डिग्री होगी ही फिर, ठीक है, तो अंतिम डिग्री पारित होगी। जब आप कुछ भी नहीं करेंगे, बंधक धन अदा ही नहीं करेंगे, अदा कर दिया तब तो लिखा ही है ऊपर कि प्रत्यंतरित हो जाएगी, कब्जा आपको वापस मिल जाएगा, बंधक
से संबंधित विलेख आप पे वापस किए जाएंगे। इवन यहां तक कह दिया कि विक्रय भी हो गया तो भी 5% एडिशनल जमा कर दें आप क्रय धन का, तो भी आपकी संपत्ति आपको वापस मिल जाएगी। जब कुछ किया ही नहीं तो फिर तो क्या है, तो अंतिम डिग्री होगी। किसके? बंधककर्ता के आवेदन, वो सॉरी बंधकदार के आवेदन, अंतिम डिग्री होगी। और जब अंतिम डिग्री होगी तो विक्रय के लिए तो चल रही है अंतिम डिग्री, विक्रय होगा। और विक्रय होकर आदेशार नियम 1 के में जो वर्णित हकदार व्यक्ति हैं उनमें विक्रय के आगमों को विक्रय का खर्च काटने के बाद, ठीक है, सारी चीजें क्या मतलब वही विक्रय के आगम बांट दिए जाएंगे। कुछ बच जाएगा तो आपको दे दिया जाएगा, और सब कुछ देने के बाद भी बंधक धन बच गया तो आगे अभी व्यवस्था आ रही है, आपको वो भी देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट स्थिति आ गई। आगे कहता है विक्रय के बाद में बंधक आ गई, अगले ही आ गया, विक्रय के बाद में बंधक पर शोध बाकी रकम की वसूली। कहता है नियम 5 के अधीन किए गए किसी भी विक्रय के शुद्ध आगम वादी को शुद्ध रकम का संदाय करने के लिए अपर्याप्त पाए जाते हैं, वहां यदि बाकी रकम बिक्री संपत्ति के अतिरिक्त प्रतिवादी से अन्यथा वैध रूप से वसूलनी है तो न्यायालय वादी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसी बाकी रकम के लिए डिग्री पारित कर सकेगा। ठीक है ना? ठीक है, जो रकम बकाया बची वो वैध रूप से वसूलनी नहीं, किन्हीं भी कारणों से। कारण कौन कौन से हो सकते हैं ये मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा, इसलिए हम कोई उदाहरण नहीं दे रहे। ठीक है, सीधी बात, विक्रय हुआ, जो सेल प्रोसीड आए उनसे वादी का संपूर्ण, ठीक है, बंधक धन उसकी अदायगी नहीं हो पा रही, कुछ बच जा रहा है, और जो बच जा रहा है वो यदि वैध रूप से वसूलनी है, किन दशाओं में वो वैध रूप से वसूलनी नहीं होगा इसका कोई उदाहरण मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वो वैध रूप से वसूलनी है तो न्यायालय शेष रकम जो रह गई जिसकी वसूली नहीं हो पाई है उसे वसूलने के लिए डिग्री पारित करेगा। ठीक है, और अगर पारित कर दी तो फिर वो रकम की वसूली के लिए डिग्री है जिसको आदेश 21 के प्रावधानों के मुताबिक निष्पादित कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये विक्रय है। मोचन में भी ठीक ऐसा ही रहेगा, आप लोग देखिएगा, नहीं होगा तो सोमवार को बता देंगे, तो होगा तो 35 पर बात करेंगे, आदेश पर। ठीक।